पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत किन दो गोलार्धों में स्थित है। तो पूछा जा रहा है भारत किन दो गोलार्धों में स्थित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि यहाँ सही उत्तर क्या होगा, यहाँ सही उत्तर होगा उत्तरी पूर्वी और, यानी कि उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्या उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब मैं आपको बताता हूँ उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध आपको याद कैसे रखना है। आप हम भूल जाएंगे, लेकिन मैं आपको याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, आप इसको तो जानते होंगे, इसको उत्तर कहते हैं, इसको दक्षिण कहते हैं, इसे पूरब कहते हैं, इसे पश्चिम कहते हैं। आप ये चार दिशाएं जानते हैं ना। इन चारों दिशाओं को जो बीच में ये दिशा होगी, इसको क्या कहेंगे, इसको उत्तर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, पूरब। तो उत्तर पूर्व कहेंगे। और ये देखिए हमारा भारत उत्तर पूर्व में है, तो इसलिए कहते हैं जो भारत है उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, ये आपको इतना यहाँ से समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस डिटेल पढ़ते हैं। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में 8.4 और 37.6, ठीक है, अक्षांशों तथा पूर्व में 68.7 और 97.25 देशांतर के बीच फैला हुआ है। तो ये जो भारत की लोकेशन है मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, ये एशिया, और एशिया के अंदर ही आपको ये भारत दिख रहा होगा, ये हमारा है भारत। तो इसी की लोकेशन आपको ये बता रहा है। ठीक है, अगला है, अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में। अक्षांश की दृष्टि देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, ये वही सारी डिटेल है जो मैंने अभी आपको पीछे बताया। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा। अगला है, देशांतरी दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो अक्षांशी से मैंने बता दिया। अगर देशांतरी से पूछे तो देशांतरी से उत्तर, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये देखिए भारत है, ये देखिए, तो ये कहाँ, पूरब में स्थित है, पूरब साइड स्थित है, ये पूरब है ना। तो ये देखिए भारत है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद रखना है। अगला है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। कौन सा, 7वां स्थान है। अब एक ट्रिक है, रुक चीन अब भारत, यानी कि रुक चीन अबरा अभार से। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर ऐसी ट्रिक है, रुक चीन अबा भारत, ये ऐसी भी ट्रिक है। तो इसी ट्रिक को आप लोग देख लीजिए। जैसे देखिए, ट्रिक एक जैसे रुक से होगा रूस। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। इसके बाद कनाडा है, चीन है, अमेरिका है। तो रुक चीन आ, तो यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इसके बाद 7वें नंबर पे भारत है। तो इस जो ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को आसानी से याद रहेगा। तो भारत का स्थान कौन सा है, 7वां स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कौन से देश हैं जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो मैंने आपको बताया रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि एग्जामिनर अगर यहाँ से प्रश्न पूछता है तो यहाँ पे फंसाने की कोशिश करता है। आप सभी एग्जामिनर जानता है कि आपको दो तो याद ही होंगे, रूस और कनाडा। फिर आपको पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो अमेरिका। फिर यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये ऐसी ट्रिक याद कर लीजिएगा जिससे आप याद रहे आपको। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है, देखिए ये पूरा भारत है, इसका जो पूरा क्षेत्रफल है कितने वर्ग किलोमीटर है। तो जो भारत का क्षेत्रफल है यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका क्या है, भारत का क्षेत्रफल है, जो कि विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। क्या, 2.42% है। यह आपको इतना याद रखना। और भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% है। अगला है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। उत्तरी बिंदु यानी कि ये वाला पॉइंट उत्तर में, जो यानी कि यहाँ ये उत्तर है ना, ये वाला। तो ये वाला कहाँ है, ये होगा आपका जो 37.6 उत्तरी अक्षांश पर स्थित इंद्रकौल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो कौन सा, इंद्रकौल। इंद्रकौल जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इंद्रकौल ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। यह जम्मू कश्मीर
की उत्तरी सीमा पर एक महत्वपूर्ण स्थान स्थित है जहां 4 देशों की सीमाएं मिलती हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। तो ये आपको ये इमेज में इंदिरा कॉल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसका प्रश्नों का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है? तो सबसे भारत का पूर्वी बिंदु, पूर्वी की बात हो रही है तो पूरब इस साइड है, तो इधर कौन सा पड़ता है? इधर अरुणाचल प्रदेश पड़ता है ना। अगर आपको मैप पता होगा तो इधर अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। अगर आपको यही इमेज में आप देख लीजिए, ये देखिए यहाँ क्या पड़ता है? यहाँ पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इधर अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश में एक बिंदु है जिसे किबीथू कहा जाता है। क्या? किबीथू कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में है। तो किबीथू भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित किबीथू है। यह बिंदु अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में स्थित है और चीन के तिब्बत क्षेत्र के सीमा के पास है। ठीक है, अगला है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? जो भारत की स्थल सीमा है इसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, सिर्फ आपसे स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर, जो एक विश्व की सबसे लंबी सीमाओं में से एक बनती है। यह सीमा 7 देशों से होकर गुजरती है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। अब यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है, आप लोग नोट कीजिएगा। एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारत अपनी सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ साझा करता है? स्थलीय सीमा। तो भारत अपनी जो सर्वाधिक सीमा स्थलीय सीमा है अपनी बांग्लादेश के साथ सीमा करता है। ठीक है, तो आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, बचपन और MBA। तो बा से हो गया हमारा बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से साझा करता है 106 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ करता है। ये पेट में पूछा गया पेपर था जब 2022 में हुआ था। ठीक है, बांग्लादेश के साथ भारत सबसे जो है लंबी सीमा साझा करता है, मैंने आपको बता दिया। और प्रश्न आपसे यहाँ पे ये पूछा जाता है कि भारत स्थलीय सीमा कुल कितने देशों के साथ साझा करता है? तो 7 देशों के साथ साझा करता है। ठीक है, स्थलीय सीमा ये जली हो गया, ये ऊपरी ये पूरा। ठीक है, तो स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ, 7 देशों के नाम मैंने अभी आपको बता दिया है। अगला है, कौन कौन से भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करते हैं? तो कौन कौन से राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं? तो पाकिस्तान से गुजरात है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान। ठीक है, तो ये सारे सीमा साझा करते हैं। इसकी सीमा भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाकिस्तान के साथ लगती है। यह सीमा लगभग 3323 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? आप सभी को पता होगा, भारत और जो पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसका अंतर्राष्ट्रीय का नाम क्या है? उसका नाम है रेड लाइन। क्या नाम है? रेड क्लिप, जिसे कहते हैं रेड क्लिप। ठीक है, तो रेड क्लिप रेखा कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रेड क्लिप रेखा है। यह सीमा 1947 में सर सिरिल रेड क्लिप द्वारा निर्धारित की गई थी, जो भारत के विभाजन के दौरान सीमांकन का कार्य कर रहे थे। यह रेखा पंजाब और बंगाल के प्रांतों को विभाजित करती है। ठीक है, ये आप चित्र में देखिए, ये आपको जो रेखा दिख रही यही है रेड क्लिप रेखा। ठीक है, अगला है, काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जो काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य है किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। कहाँ? असम में स्थित है। अब डिटेल पढ़िए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य एक ही क्षेत्र में है। यह पूर्वोत्तर भारत में असम राज्य के गोलाघाट और नवांग जिले में स्थित है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध, जो काजीरंगा है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसे 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। यह ब्रह्मपुत्र नदी और कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों के बीच स्थित है। अगला है, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन की स्थापना 1997 में कहाँ की गई थी? तो दार्जिलिंग में की गई थी। दार्जिलिंग कहाँ है? असम में। ठीक है, तो भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन की स्थापना 1997 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में की गई थी। यह संयंत्र सेप्रापो दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था और इसकी क्षमता 130 किलोवाट थी। यह एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र भी था। तो ये आपको ये याद रखना है, भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। अगला है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस
राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? जो कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना है ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। तो कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक यह चिकमगलूर जिले में कुद्रेमुख में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध लौह अयस्क खदान है जिसे 2006 में बंद कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बायलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को किस बंदरगाह से निर्यात किया गया था? तो इसको जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह से निर्यात किया गया था। यह भारत के दक्षिणी छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में किंदुरगल शहर के पास स्थित है। यहाँ हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है जिसे विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। आपको मैं बताना भूल गया, आप लोग याद रखिएगा ये सारे प्रश्न जो हैं लूसेंट से उठाए गए प्रश्न हैं, तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, लूसेंट के सारे क्वेश्चन हैं। और ये सारा क्वेश्चन जो आपको संपूर्ण भारत का भूगोल जो मैं लूसेंट से करा दूंगा, लेकिन आपको डेली 50 क्वेश्चन ही कराऊंगा ताकि आप लोग इसको याद करते चले जाइएगा। ठीक है, वीडियो के अंत में आपको MCQ भी मिलेंगे, जो कि प्रश्न आपको 4-5 प्रश्न मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आपने कितना मन लगा के पढ़ा है। आपको उत्तर उसका कमेंट में देना है। अगला है, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बूदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक में एक पहाड़ी प्रसिद्ध पहाड़ी जिसे कहा था बाबा बूदन की पहाड़ी, उसमें कौन सा जो है खनिज पाया जाता है? तो लौह अयस्क पाया जाता है। क्या? लौह अयस्क जो है यहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगले चर्चा करते हैं। कर्नाटक के बाबा बूदन की पहाड़ियाँ लौह अयस्क के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। यह एक क्षेत्र कॉफ़ी के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, जिसमें बाबा बूदन नाम के सूफी संत द्वारा कॉफ़ी के बीजों को भारत लाने की कहानी जुड़ी हुई है, इसलिए इसको पहाड़ी का नाम बाबा बूदन की पहाड़ी कहा जाता है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है इसे नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य कहा जाता है। और ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में। अभी राजस्थान का जो पेपर हुआ था इसमें सेम क्वेश्चन यही आया था। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, ये चित्र में भी आप देख सकते हैं। बाकी डिटेल की चर्चा करते हैं। आंध्र प्रदेश में स्थित यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह टाइगर रिजर्व लगभग 3500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है बोर टाइगर रिजर्व है, और ये बोर टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व है जो महाराष्ट्र में स्थित है। यह 138.12 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, अगला है, भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में किसे घोषित किया गया था? देखिए अब यहाँ से आपको एक चीज़, ये प्रश्न ये सीखने को मिला कि भारत का जो पहला रामसर स्थल कब घोषित किया गया था? 1981 में घोषित किया गया था। किसे घोषित किया गया था? तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है और केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में, इनको साथ में ही पहला रामसर स्थल भारत का घोषित किया गया था 1981 में। तो आप लोगों को ये याद रखना, चिल्का झील उड़ीसा में है, केवलादेव नेशनल पार्क ये राजस्थान में है। अब देखिए डिटेल पढ़ते हैं। भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जो राजस्थान को घोषित किया गया था। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एक पॉइंट आपको यहाँ से समझ में आया कि चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है, और इसे जो है 1981 में ही रामसर साइट में घोषित किया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पहले केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य नाम था, लेकिन बाद में इसका राष्ट्रीय उद्यान इसको बना दिया गया। ठीक है, अगला है, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में है, जो ये रामसर स्थल है भारत का सबसे बड़ा। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह 4230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सुंदरवन को 1982 में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई, जो आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, आप लोग याद रखना है। और एक पॉइंट रहा जा रहा है, एक पॉइंट ये है कि यह बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी है। अगला है, भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत में सबसे छोटा जो रामसर स्थल है रेणुका वेटलैंड है, जो कि कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। तो सबसे बड़ा देखिए होगा, सबसे छोटा
सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व मैंने आपको बता दिया, सबसे छोटा बता दिया, सबसे बड़ा रामसर स्थल, सबसे छोटा रामसर स्थल। ऐसे प्रश्न जो आ रहे हैं इस समय, ठीक है, ट्रेंड में है, इसलिए मैं एक प्रश्न लेकर आया हूँ आपके लिए। देखिए, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका वेटलैंड है, जो कि हिमाचल प्रदेश के सिमरौर ज़िले में स्थित है। यह केवल 0.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और 2012 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। अगला है बूढ़ा बाग जलप्रपात, जो है झारखंड में है, किस नदी पर स्थित है? तो ये आपको याद रखना, बूढ़ा बाग जलप्रपात ये झारखंड में है। नदी तो बुरहा नदी पर स्थित है। कौन सा? बुरहा नदी पर स्थित है। तो बूढ़ा बाग जलप्रपात झारखंड बुरहा नदी पर स्थित है। यह लोह जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये चित्र में आप देख सकते हैं। अगला है भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय के रूप में नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर माना जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट नहीं है, चित्रकूट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला है भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच यानी कि GMT से कितने घंटे आगे है? जो भारत का समय है, जो GMT से लगभग 5.5 घंटे आगे। कितना? 5.5 घंटे आगे। उदाहरण के लिए, जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ शाम के कितने? 5:30 बज रहे होंगे। क्यों? क्योंकि 5 घंटा आगे है हम लोग। जो भारत का समय है 5 घंटा आगे है GMT से, ठीक है। और IST पूरे भारत और श्रीलंका में उपयोग किया जाता है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगला है जास्कर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जास्कर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कामेट चोटी है, जिसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 7756 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। जास्कर श्रेणी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कामेट चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। यह उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है, तो आपको याद भी रखना है, ठीक है। और इसकी पहली बार जो 1931 में चढ़ाई की गई थी। अगला है भारत बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह, इन दोनों को जो एक चैनल अलग करता है उसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। उसे क्या? उसे 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। यह चैनल लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसे 10 डिग्री चैनल कहा जाता है, ठीक है। अगला है रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रावी नदी जो रोहतांग दर्रा से निकलती है। और रोहतांग दर्रा कहाँ? ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब से होकर बहती है और फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यह चिनाब नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो अभी आपने सुना होगा जो भारत की का स्थिति है पाकिस्तान से, ठीक है। तो अभी क्या किया? गवर्नमेंट ने पानी बंद कर दिया है। तो उसी के बाद क्योंकि भारत रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से नदी नहीं जाती है पाकिस्तान की तरफ, चिनाब नदी में मिलती है, तो चिनाब नदी को ही उठा के बंद कर रहा है भारत, जिससे सतलुज जो रावी नदी का पानी भी नहीं मिल पाएगा। रावी नदी का दूसरा नाम इरावती नदी है, ये पूछा जाता है और अक्सर ये वैदिक नाम पूछा जाता है। तो रावी नदी का जो वैदिक नाम है ये परस्पुड़ी नदी है, ठीक है। अगला है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात है। तो पांत कुंचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है, इसकी ऊंचाई 455 मीटर, अगर फीट में बात करें तो 1493 फीट है। ये बराही नदी द्वारा बनाया गया है, यानी कि बराही नदी में स्थित है। अगला है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्या? पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए पूरी एक स्टोरी समझ लीजिए। देखिए आप सभी को पता है जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री से निकलती है, हिमनद से निकलती है। आते आते ये है एक फर्रुखाबाद नाम का एक स्थान पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ से क्या गंगा नदी की 2 धाराएं बढ़ जाती हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। ये आपको यहाँ से समझ में आया। एक जो शाखा है ये चली जाती है यानी कि कलकत्ता, जिसे हुगली नदी कहा जाता है, ठीक है। इसी एक ब्रांच को, और एक शाखा चली जाती है बांग्लादेश जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
तो यह गंगा नदी, लेकिन अलग अलग स्थान से वो बट जाती है, इसलिए उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ठीक है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को अगर पूछा जाए बांग्लादेश में तो जमुना कहा जाता है। बाकी मैं अभी आपको डिटेल में बताऊँगा। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग 4 किन नदियों को जोड़ता है। तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग 4 संख्या वह है तो कृष्णा नदी और गोदावरी नदियों को जोड़ता है, याद रखिएगा। यह जलमार्ग काकीनाडा पांडुचेरी नहर खंड, गोदावरी नदी खंड और कृष्ण नदी खंड को शामिल करता है। NW यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की कुल लंबाई 1095 किलोमीटर है, यानी कि 1095। अगला है सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है। जो सतलुज नदी है इसका उद्गम राकसताल झील है, एक वहीं से होता है, कहाँ, तिब्बत से। सतलज नदी का उद्गम राकसताल झील से होता है। राकसताल झील मानसरोवर और कैलाश पर्वत के निकट स्थित है। सतलुज नदी को सतुद्री प्राचीन नाम कहा जाता था, के नाम से जाना जाता था, और सतलुज नदी सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, जिसमें से कौन सी 3 नदियां शामिल हैं। तो गंगा, भागीरथी और हुगली। तो आपको यहाँ से याद रखना है जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है ये इलाहाबाद को किससे जोड़ता है, हल्दिया से जोड़ता है, और इसमें 3 नदियाँ शामिल हैं, गंगा, भागीरथी और हुगली नदी। ये आप चित्र में बाकी देख सकते हैं। देखिए थोड़ा डिटेल, तब तक आप चित्र भी देख सकते हैं, मैं डिटेल आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा, भागीरथी, हुगली नदी पर प्रणाली पर स्थित है। यह 1620 किलोमीटर लंबा है। यह जलमार्ग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। अगला है भारत में वायु परिवहन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी और किन 2 स्थानों के बीच हुई थी, ठीक है। तो अभी आपको बहुत पता होगा कि रेलवे की शुरुआत 1854 में हुई थी, लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि वायु परिवहन यानी कि जहाज, वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जो वायु परिवहन की शुरुआत है 1911 में इलाहाबाद और नैनी के बीच हुई थी। तो इलाहाबाद और नैनी के बीच से पहली जो है हवाई यात्रा की उड़ान भरी थी, और ये आपका जो ये पूरा पढ़ सकते हैं, बाकी मैं इधर बता रहा हूँ। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 18 फरवरी 1911 को हुई थी, और यह इलाहाबाद और नैनी के बीच शुरू हुआ था। यह पहली वाणिज्यिक विमान उड़ान थी जिसने फ्रांसीसी पायलट हेनरी फेक्वेट को उड़ाया था। तो इसने किसने उड़ाया था, हेनरी ने इसको उड़ाया था, ठीक है। यह उड़ान हम्बर बाईप्लेन से संचालित की गई थी, जिसमें 6500 पोस्ट कार्ड ले गए थे। अब उस उड़ान को दुनिया की पहली एयरमेल सेवा माना जाता है। अगला है हल्दिया बंदरगाह किस तट पर स्थित है। तो किस तट पर स्थित है, पूर्वी तट पर स्थित है। तो हल्दिया बंदरगाह जो है पूर्वी तट पर स्थित है, याद रखने के। अगर हल्दिया बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। यह पश्चिम बंगाल राज्य के हुगली नदी के किनारे कोलकाता बंदरगाह के पास स्थित है। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। तो ब्रह्मपुत्र पर जो राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा संख्या का, दूसरा संख्या का है, जो कि धुबरी से सदिया तक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, जो धुबरी से सदिया तक का खंड है। यह जलमार्ग 891 किलोमीटर लंबा है और इसे 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। यह ब्रह्मपुत्र नदी के असम घाटी से मध्य से होकर बहता है। अगला है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये माउंट आबू में स्थित है, ठीक है। और यहीं पर क्या है, दिलवाड़ा जैन मंदिर भी स्थित है। ये भी आपको विशेष रूप से याद रखना है, पूछता है प्रश्न में, ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, और इसकी लंबाई कितनी है, 1722 मीटर इसकी लंबाई है, 5650 फीट जिसे कहते हैं। ये स्थान कहाँ है, माउंट आबू राजस्थान में है। और अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है पूछा जाता है, तो बलित पर्वत है वो, ठीक है। और लंबाई कितनी है, तो 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्पत्ति तो प्रोपोटक युग से इसकी उत्पत्ति हुई है। महत्व क्या है इसका, पश्चिमी रेगिस्तान को रोकने और नदियों के जल ग्रहण में ये मदद करता अरावली। अगला है गोविंद सागर बांध जो भागड़ा नागल परियोजना का एक जलाशय है, किस राज्य में स्थित है। तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
तो गोविंद सागर बांध जो भाखड़ा नागल परियोजना का जलाशय है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह बांध सतलज नदी पर बना है और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। अगला है अमरकंटक पहाड़ से निकलने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। तो अमरकंटक पहाड़ से निकलने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर बहती है और अंत में जो है अरब सागर की खाड़ी में गिर जाती है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और जो गोवा है इसका जो पश्चिमी घाट है इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। देखिए ये आप गोवा देख सकते हैं, महाराष्ट्र, ये केरल, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला है गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल पढ़ते हैं। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश राज्य के ऊना और बिलासपुर जिले में स्थित है। यह सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल जो बांध है के जलाशय के रूप में बनाई गई थी। इस झील का नाम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर पड़ा था। अगला है अन्नामलाई बाग संरक्षित क्षेत्र किस राज्य क्षेत्र में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। तो कहाँ? अन्नामलाई बाग संरक्षित कहाँ? ये तमिलनाडु में स्थित है। अन्नामलाई बाग संरक्षित क्षेत्र जिसे पहले इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य कहा जाता था। तो पूछा जाए कि अन्नामलाई जो बाग संरक्षित क्षेत्र है जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य कहा जाता था, राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। इसके बाद तमिलनाडु जो राज्य ने इसका नाम बदल दिया। ठीक है, यह क्षेत्र कोटुमरूर जिले के लोपची और वारपलाई तुलुक के अन्नामलाई पहाड़ियों और तिरुपुर जिले के उदुमपट्टाई तुलुक में स्थित हुआ है। ठीक है, अगला है बिहार क्षेत्र में बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे कितने जिले स्थित हैं? तो जो बिहार नदी में गंगा नदी के किनारे कितने? तो 12 जिले स्थित हैं। ये 12 जिलों के क्या नाम हैं? ठीक है, अगला है सरयू उपनाम किस नदी से संबंधित है? जो सरयू नदी उपनाम है घाघरा नदी का उपनाम है। देखिए सरयू नदी को ही घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी नेपाल हिमालय के मिलय हिमनद से निकलती है। सरयू नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों से होकर बहती है। सरयू नदी गंगा नदी में मिल जाती है। अयोध्या जो है शहर सरयू नदी किनारे स्थित है। और प्रश्न आपको याद रखना है, जो घाघरा नदी है जब अयोध्या में आती है तो इसको सरयू कहा जाता है। ठीक है, अगर वहीं पर ही घाघरा नदी पहाड़ी क्षेत्रों पर जाती है तो इसे करनाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है शिवालिक या इंडो ब्रह्म नदी के अपवाह तंत्र का विभाजन किस युग में हुआ है? तो प्लीटोसीन युग में हुआ है। ठीक है, तो शिवालिक या इंडो ब्रह्म नदी हिमालय की पूरी लंबाई में बहने वाली एक प्रमुख नदी थी। यह नदी असम से पंजाब होते हुए सिंध तक और फिर निचले पंजाब से होकर अरब सागर में गिरती थी। ठीक है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह विभाजन प्लीटोसीन युग के दौरान हुआ था जब हिमालय में भूवैज्ञानिक गतिविधियां हुई थीं। अगला है भारत में यारलुंग जंगपो किस नदी का उपनाम है? तो भारत में जो यारलुंग जो जंगपो इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। जैसे तिब्बत में इसे यारलुंग जंगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और आप ये मैप में देख सकते हैं, यहाँ से कुछ इस प्रकार जो है इस प्रकार ये ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला है मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। ठीक है, ये आपको याद रखना। जलप्रपात उत्तराखंड के किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो अलकनंदा नदी पर स्थित है। तो आप लोग याद रखना वसुंधरा जो जलप्रपात है ये उत्तराखंड में है और किस नदी पर है? अलकनंदा नदी पर है। ठीक है, वसुंधरा जलप्रपात उत्तराखंड अलकनंदा नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात बद्रीनाथ मंदिर के पास है और लगभग 145 मीटर अगर फीट की बात करें तो 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है। आप बाकी चित्र में ये 2 चित्र आपके सामने दिए गए हैं इमेज, इन इमेजों के माध्यम से आप देख सकते हैं। अगला है उड़ीसा का खंडाधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? जो उड़ीसा का खंडाधार जो जलप्रपात है वो किस जिले में स्थित है? तो सुंदरगढ़ जिले में। तो उड़ीसा का एक जिला है जिसे कहा जाता है सुंदरगढ़ जिला,
तो ये खंडाधार जो है जलप्रपात स्थित है। ठीक है, ये वही बात आपको बताई गई है। अगला है केओती जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस नदी पर स्थित है? तो केओती जलप्रपात मध्य प्रदेश के महाना नदी पर स्थित है। किस नदी पर? महाना नदी पर स्थित है। ठीक है, तो केओटी जलप्रपात या फिर केओती जलप्रपात भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में स्थित है। यह जलप्रपात भारत का 24वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है और महाना नदी पर स्थित है, जो तमसा नदी की एक उपनदी है। ठीक है, अगला है सिंधु यानी कि इंडस नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए, जो सिंधु नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत में एक जगह है, उस नाम का नाम है मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील के पास से क्या निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, तो देखिए सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत श्रृंखला के पास बोखरचू नामक ग्लेशियर से होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये बनता है, आप लोगों को याद रखना है, ये बनता है कि जब ये तिब्बत से आती है यानी कि सिंधु नदी, तो भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। लद्दाख है, यहाँ से ऐसे ऐसे प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। लद्दाख में एक जगह है जिसका नाम है दमचौक चौकी। ठीक है, दमचौक लद्दाख में, वहीं से जो है ये प्रवेश करती है भारत के अंदर। अगला है फोटूला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जो फोटूला दर्रा है ये कहाँ स्थित है? हालांकि ला का मतलब दर्रा ही होता है, लेकिन फिर भी रिदम के लिए मैंने दर्रा लगाया है। ठीक है, तो फोटूला दर्रा ये लद्दाख में स्थित है। ये आप इसमें इमेज में देखिए, फोटूला ये टॉप। ठीक है, ये दर्रा कहाँ है? ये लद्दाख में स्थित है। फोटूला दर्रा भारत के लद्दाख में जांस्कर पर्वतमाला में स्थित है। यह श्रीनगर लेह मार्ग पर एक महत्वपूर्ण उच्च पर्वतीय दर्रा है। फोटूला दर्रा सड़क के किनारे सबसे ऊंचा बिंदु है, जो प्रसिद्ध जोजिला से भी ऊंचा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व। कौन सा? जो है सॉरी, माधव राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। और ये राजस्थान का आरएस का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, तो 58वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के माधव उद्यान में बनाया गया है। पहला टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था? तो जो पहला टाइगर रिजर्व 1973 में झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया। तो आपको 58वां पूछ लिया। अब आप पहला अगर पूछे आपका पहला टाइगर रिजर्व देश का कौन सा था, तो आपको याद रखना है झारखंड के पलामू में था। ठीक है, और पहला टाइगर रिजर्व 1973 में। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश के रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत के 97वें टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। तो आपको 57, 58 जो पूरी जो पीडीएफ है, यानी कि जो एक स्लाइड है, ये आपको याद रखना है, पूछा जाएगा। अगला है भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी की घाटी में की जाती है? तो गंगा डेल्टा की नदी की इसमें की जाती है। खासकर कहाँ? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में ये की जाती है। ठीक है, क्योंकि डेल्टा वाले क्षेत्र वही हैं। अगला है गॉडविन ऑस्टिन यानी केटू की ऊंचाई कितनी है? तो केटी की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। ठीक है, तो गॉडविन ऑस्टिन केटू की ऊंचाई 8611 मीटर। अगर फीट की बात करें तो 28,251 फीट है। ये माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में पाकिस्तान और चीन की सीमा पर स्थित है। आप इस चित्र में आप देखिए, मैं आपको ये देखिए केटू आपको दिख रहा है ना, ये है कहाँ पे? ये केटू है। ठीक है, अब बॉर्डर देखिए, ये है पाकिस्तान यहाँ पर, और इधर चीन है, बाकी ईरान है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो ये स्थित है। अगला है किस दर्रे में पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो कौन से दर्रे से? तो यांगपांग दर्रा। कहाँ से? यांगपांग दर्रा से प्रवेश करती है। और ये यांगपांग दर्रा कहाँ है? तो यांगपांग दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से भारत क्या है, भारत में ऐसे प्रवेश करती है। फिर यहाँ से ये जाती ब्रह्मपुत्र नदी, फिर यहाँ से गंगा नदी आती है, ये दोनों धाराएं मिल जाती हैं, इसी को मेघना कहा जाता है। अगला है इमिसला दर्रा कहाँ स्थित है? इमिसला दर्रा ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है, इमिसला दर्रा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जो भारत और तिब्बत के बीच की सीमा पर स्थित है। यह लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। अगला है मयूर झरना हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मयूर झरना हाथी रिजर्व जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। किधर? पश्चिम बंगाल में स्थित है। मयूर झरना हाथी रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ये पश्चिम बंगाल के राज्य मेदिनीपुर, झारग्राम और बैकुंठा जिलों में फैला हुआ है। और अगर आपसे यहाँ से पूछे, यहाँ से अक्सर प्रश्न ये देखने को मिलता है, मैं आपको बताता चलूँ,
प्रश्न अक्सर ये पूछा जाता है कि एलिफेंट जो है यानी कि हाथी परियोजना या एलिफेंट प्रोजेक्ट कब लाया गया था। तो एलिफेंट जो प्रोजेक्ट है 1992 में लाया गया था। और आपको बताएं टाइगर रिजर्व, आप लोगों को बताएं टाइगर रिजर्व कब लाया गया था। ठीक है, अगला है भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। तो जो भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा मानसीराम मेघालय। तो मानसीराम मेघालय जो है दुनिया का सबसे आद्य स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ जो है वर्षा बहुत होती, 11,871 मिलीमीटर के आसपास यहाँ वर्षा होती है। अगला है भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है। तो जो दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है इससे प्राप्त होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। यह मानसून जून से सितंबर के बीच सक्रिय होता है और भारत के अधिकांश भागों में वर्षा का कारण बनता है। यह मानसून की वजह से भारत में लगभग 86% वर्षा होती है। अगला है दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है। तो सबसे पहले भारत में केरल राज्य में प्रवेश करता है। केरल से ही मानसून, ये देखिए केरल है यहाँ पे, यहीं से मानसून बनता है और इसी प्रकार पे पूरे प्रदेश में यानी पूरे देश में हमारे बारिश होती है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का जो आवरण आवश्यक है। तो वनों को जो देश के लगभग 33% भाग पर वन होने चाहिए। देखिए राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार, तो राष्ट्रीय वन नीति की आपको डेट याद रखनी है 1988, ये पूछी जाती है। ठीक है, देश के भौगोलिक क्षेत्र का कम से कम 33% भाग पर, यानी कि जो देश है उसके भौगोलिक क्षेत्र पर कम से कम 33% भाग पर वन होने ही चाहिए, ये नीति कहती है। कौन सी नीति, राष्ट्रीय वन नीति 1988। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है। तो 8,27,357 वर्ग मीटर। ये आप रिपोर्ट पूरी पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, पूरी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैं पीडीएफ दे दूंगा। अगला है भारत के किस क्षेत्र में जो सागौन के जंगल पाए जाते हैं। तो भारत के जो सागौन के जंगल है ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सागौन एक प्रकार की क्या होती है, लकड़ी होती है, इससे फर्नीचर बहुत टिकाऊ बनते हैं। ठीक है, और इसलिए काफ़ी महंगी भी होती है और इसकी खेती की जाती है, सबसे ज़्यादा खेती मध्य प्रदेश में इसकी की जाती है। ठीक है, अगला है सबलपुर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है। जो सबलपुर हाथी रिजर्व है उड़ीसा में स्थित है। देखिए संबलपुर हाथी रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा के 3 हाथी रिजर्व है, देखिए महानदी हाथी रिजर्व और संबलपुर हाथी रिजर्व और मयूरभंज हाथी रिजर्व, ये तीनों आपको याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बांधवगढ़ टाइगर जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। ठीक है, देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि इस समय मध्य प्रदेश में है, ठीक है, की स्थापना वर्ष 1968 में हुई थी। यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है और 1993 में इस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, ये बाकी आप यहाँ पे इस डिटेल को पूरी पढ़ सकते हैं, बाकी वही लिखा है जो मैंने आपको बता दिया। एक बात अभ्यारण्य जहाँ कश्मीरी स्टैंगन के हंगुल पाया जाता है। तो जो कश्मीरी हंगुल है ये हिरन है, कहाँ पाया जाता है। तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये बाकी आप फोटो में ये देख सकते हैं, ये है हंगुल। ठीक है, कश्मीरी हिरन। अगला है किस राज्य में फोंगफुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये मिजोरम में स्थित है। कहाँ स्थित है, मिजोरम में स्थित है, आप लोगों को याद रखना है। फोंगफुई जिसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। यह राष्ट्रीय उद्यान म्यांमार सीमा के पास लंगतताई जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा भरतपुर पश्चिम बिहार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो भरतपुर पश्चिम बिहार को केवलादेव घाना पश्चिम अभ्यारण्य या पश्चिम बिहार के नाम से भी जाना जाता है। भरतपुर पश्चिम बिहार को केवलादेव घाना पश्चिम बिहार के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान के भरतपुर में स्थित है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी प्रजनन और भोजन के मैदानों के लिए से एक जाना जाता है और ये क्या विश्व धरोहर भी है। ठीक है, अगला है
शेर की पूंछ वाला मकाऊ यानी कि लॉयन टेल मकॉक मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और ये कहाँ है? ये केरल में है। ठीक है, केरल में है। आप इसमें ये चित्र में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो शेर पूंछ वाला मकाका सिलेनस एक पुरानी दुनिया का बंदर है जिसे वांडरू के नाम से भी जाना जाता है और यह केवल दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। चित्र में आप इसे देख सकते हैं। अगला है माउंट तेपनू माउंट आइसो भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है कौन सा अभ्यारण्य लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है? तो जो कौन सा अभ्यारण्य जो लाल पांडा जहाँ पाए जाते हैं? तो सिंगालीला वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये क्या है? लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है भारत के किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों का संयोजन पाया जाता है? यानी कि ऐसा कहाँ पाया जाता है जहाँ तीनों वन, मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, सदाबहार वन भी पाए जाते हैं और पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये वन एक साथ यानी कि तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न कह रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का नाम वन किस नाम से पड़ा है? तो सुंदरवन के नाम से पड़ा है। ठीक है, याद रखना। इधर क्योंकि इधर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं इसलिए इन्हें सुंदरवन कहा गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी आप लेखपाल का पेपर देंगे तो ग्रामीण प्रवेश में ये प्रश्न अक्सर पूछने को मिलता है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी का देंगे तो इसमें आपको पूछने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा। ये प्रश्न जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। कौन कौन सी 8 प्रकार की? जलोढ़ है, जलोढ़ जैसे 2 भागों में बढ़ जाती है, खादर बांगर। ठीक है, इसके बाद काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटराइल मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी है, वन और पहाड़ी मिट्टी है, पीट और दलदली मिट्टी है, लवणीय और क्षारीय मिट्टी है। ये 8 प्रकार की कुल मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं। कौन सा अभ्यारण्य हिम तेंदुआ के लिए जाना जाता है? कौन सा? हेमिस वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि लद्दाख में है। ये तेंदुए के लिए जाना जाता है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगला है भारत में जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? तो राजस्थान में उपलब्ध है। राजस्थान में यहाँ को 90% यहाँ उत्पादन होता है। अगला है कोडरमा जो कि झारखंड किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो किस खनिज के लिए? तो ये कोडरमा कहाँ है? झारखंड में। ये आपको याद रखना पहले। तो कोडरमा नामक खदान कहाँ है? झारखंड में है। अब्रहक के लिए। कौन सा? अब्रहक। यहाँ अच्छी मात्रा में मिलता है अब्रहक। ठीक है, याद अब्रहक मिलता है। और इस जिले को भारत की अब्रक की राजधानी भी कहा जाता है, कोडरमा को, यानी कि झारखंड में। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर है किस स्थान में पाया जाता है? तो मकराना, और मकराना कहाँ है? राजस्थान में है। बाकी आप इसको देख सकते हैं। अगला है गुजरात में बड़ौदा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो सफेद संगमरमर वहां से निकाला जाता है। याद रखिएगा, सारे प्रश्न लूसेंट के प्रश्न हैं और इस वीडियो में आपको बहुत जो है फील होगा, अनुभव होगा कि सारे प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जहां निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा की खदान के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि सर्वाधिक भारत में जो सर्वाधिक हीरे कहाँ पाए जाते हैं? तो पन्ना में पाए जाते हैं। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आप इसमें चित्र में देखिए, ये जो मजदूर है मिट्टी को धुल रहा है। मिट्टी को धुलेगा, क्या पता एक आध हीरे इसको पानी में ऐसे तैरते मिल जाए, तो इसलिए मिट्टी को धुलते हैं। इसी प्रकार फिर बिछाते हैं, फिर उसके क्या हीरा ढूंढते हैं। ठीक है, जितनी मेहनत है हीरे को पाने में। अगला है कोलाड स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपने मूवी देखी ना KGF, तो उसका फुल फॉर्म ही है कोलाड गोल्ड रिफाइंड। ठीक है, तो फील्ड यानी कि आप कह सकते हैं उसको। तो कोलार गोल्ड फील्ड यानी KGF ये कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में एक क्या है? खनन है। ठीक है, तो कर्नाटक में स्थित है। अगला है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जो बांग्लादेश है वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। क्या है? जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वहीं पर जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में जाती है तो उसे दिहांग कहा जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में उसको जमुना कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जब ये जैसे गंगा नदी है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी, जब दोनों धाराएं एक जगह मिल जाती हैं उसे पद्मा कहा जाता है, सॉरी मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है।
ये आपको याद रखना है। अगला है, अमरकंटक क्षेत्र प्रायद्वीप भारत की कितनी नदियों का उद्गम स्थल है? तो ये 3 नदियों का उद्गम स्थल है। कौन कौन सी? सोन, महानदी और नर्मदा। यानी कि अमरकंटक क्षेत्र से ही 3 नदियां, महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। सोन नदी, अमरकंटक नदी, सॉरी महानदी और नर्मदा नदी। ठीक है। और अगर आपको ये वाला वीडियो देखना हो, भारत की प्रमुख नदियाँ, मैंने आपको विस्तार से और मैप से समझा रखा है। वीडियो सर्च कर लीजिएगा, आपको कुछ दिन पहले ही मैंने अपलोड किया है, 2-3 वीक हो गए अभी। देख लीजिएगा, भारत की प्रमुख नदियाँ हैं टॉपिक, तो वहाँ से आपको अच्छे से मिल जाएगा। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? आपसे पूछ रहा है, नदी द्वीप पूछ रहा है। मात्र द्वीप पूछे तो अलग है, नदी द्वीप पूछा तो माजुली द्वीप है, और माजुली द्वीप कहीं भारत में है। माजुली द्वीप को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया है। यह असम का पहला जिला भी है, ठीक है, जिसे जिला बनाया गया था 2016 में। कौन सा? माजुली नाम का एक जिला है, ठीक है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के मार्ग के परिवर्तन के कारण बना है, ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला है, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी किन दो देशों के बीच है? तो एलएसी की बात कर रहा है तो भारत और चीन के बीच है। ठीक है, देखिए ये इंडिया है अपना और ये चाइना है, तो एलएसी चाइना में है, और एलओसी कहाँ है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगला है, नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जो नामदफा टाइगर रिजर्व है ये कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और नामदफा दर्रा भी है, वो भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और ये चांगलांग जो जिला है वहाँ ये पाया जाता है, म्यांमार की सीमा है वहीं पर ये पाया जाता है। अगला है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ? बिहार राज्य में स्थित है, और पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है? तो किस अक्षांश पर स्थित है? तो 6.45 यानी कि 6 डिग्री और 45, ऐसे भी आप कह सकते हो, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। और 6.45 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में कंपेरियल बेल में के पास स्थित है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंदिरा पॉइंट। ठीक है। अगला है, पन्ना बाग संरक्षित क्षेत्र किस नदी में, सॉरी किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? पन्ना जो बाघ संरक्षित क्षेत्र है, पन्ना कहाँ है? देखिए मध्य प्रदेश में, तो आप आसानी से मध्य प्रदेश कर सकते हैं इसका उत्तर। अगला है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो विश्व भारत के किस राज्य में? तो राज्य कौन सा है? तो भारत के केरल में है जो विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का क्या भंडार है? यह थोरियम मुख्य रूप से मोजेजाइट रेत में पाया जाता है, जो केरल के तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का आकार किसके समान है? देखिए ये हिमालय है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसका मतलब, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यानी कि जो हिमालय है, देखिए आपसे यहाँ से हिमालय शुरू होता है ऐसे, ठीक है, और किस कैसे समान, और यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक कैसे रहता है। तो आपको क्या, आपको तलवार लग रही है ना? तो वही ये पूछ रहा है कि जो हिमालय है उसका पर्वत का विस्तार कुछ किस प्रकार है? तो तलवार के समान है। ठीक है, इसका विस्तार, ये प्रश्न पूछा गया था। इसकी चौड़ाई कश्मीर के लगभग 400 किलोमीटर से अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक भिन्न होती है। यानी कि देखिए कश्मीर में इसकी ऊंचाई कितनी? 400 किलोमीटर, यानी कश्मीर में इसका विस्तार है, और जब अरुणाचल प्रदेश में आता है तो 150 इसके सिकुड़ के रह जाता है। ठीक है, ये आप कह रहा है ठीक यहाँ पर। ठीक है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी में नंगा पर्वत और पूर्वी में नामचा वरबा नामक 2 प्रमुख चोटियां हैं। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। अब आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, अभी मैं आपको फिर बता देता हूँ। कुछ इस प्रकार है, देखिए कुछ इस प्रकार हिमालय है, और ये तलवार के समान है। आप इसको अगर क्या कर देंगे, यहाँ से थोड़ी सी क्या है, यहाँ से थोड़ा सा ये चौड़ा है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे चौड़ा कर देंगे, थोड़ा यहाँ से इसको ऐसे पतला कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या तलवार के समान है। और यहाँ पर इसकी जम्मू कश्मीर के आसपास इसकी 400 किलोमीटर इसकी लंबाई, और जब ये अरुणाचल प्रदेश में आता है तो 150 किलोमीटर है। ठीक है, और ये इसी बिंदु पर नामचा पर्वत है, जो कि इसका क्या आखिरी बिंदु है। ठीक है, आप याद रखना है। अगला है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है?
तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य के ईरोड जिले में स्थित है। ठीक है, और यह जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों घाट में फैला हुआ है। ठीक है, जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है ये दोनों यानी कि क्षेत्र में फैला है, इनकी पश्चिमी में फैला हुआ है और पूर्वी में फैला हुआ है। ठीक है, अगला है भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? तो भारत जो है हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। देखिए ये जो भारत है अपना, आप देख रहे होंगे ये भारत है। ठीक है, और ये नीचे क्या हिंद महासागर है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। हिंद महासागर का नाम भी भारत के नाम पर रखा गया है क्योंकि यह भारत के दक्षिण में स्थित है और भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा इसी महासागर के पास है। अगला है भारत में सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत में सिंधु नदी कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है। इसकी टोटल लंबाई तो 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में कितनी बहती है? तो 1114 किलोमीटर कुल भारत में बहती है सिंधु नदी। और सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो मैंने बताया था तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास एक मानसरोवर झील है, वहीं से निकलती है। उसी के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है, जस्ट उसके नीचे से सतलुज नदी भी निकलती है। तो उसी के पास से तीनों नदियां प्रमुख रूप से निकलती हैं। ठीक है, सिंधु नदी भारत में लद्दाख क्षेत्र से होकर गुजरती है और फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, अगला है गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? जो गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और आपको पता गंगोत्री ग्लेशियर से ही गंगा नदी निकलती है। ये गंगोत्री ग्लेशियर है और यहीं से गंगा नदी इस प्रकार कुछ निकलती है। ठीक है, अगला है कैलाश श्रृंखला हिमालय की किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो पार हिमालय का हिस्सा है। कहाँ? पार हिमालय का हिस्सा है, ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है। अगला है भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वूलर झील है। ठीक है, तो वूलर झील लेक भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के वांडीपोरा जिले में स्थित एक मीठे पानी की झील है। यह नदी की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झेलम नदी के मार्ग में आती है और झेलम इसमें पानी भी डालती है और इससे आगे निकल जाती है। तुलबुल परियोजना भी इस झील पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फंस जाया जाता है। आपसे पूछा जाए तुलबुल परियोजना किस झील पर है? तो बूलर झील पर है। अब बूलर झील का पानी कैसा है? मीठा है पानी। देखिए अब आपको याद कैसे करना है किस झील का पानी मीठा है किसका खारा है। अगर झील, देखिए मैं मैप थोड़ा सा आपको मैप दिखा दूं, वहां से आप थोड़ा सा जल्दी समझ जाएंगे। देखिए इसी में समझ लेते हैं। ठीक है, अगर झील जो है इधर है समुद्र के किनारे है, मान लीजिए केरल में है, इधर कर्नाटक तमिलनाडु मतलब कहीं भी है, तो इधर क्या होगा? ये खारा होगा पानी, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। अगर झील ऊपर साइड है, जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, उत्तर प्रदेश में है, इधर है, तो इधर क्या होगा? पानी मीठा होगा, क्योंकि इधर बर्फ है। तो बर्फ का पानी जो होगा मीठा होगा और समुद्र का पानी होगा खारा होगा। तो ऐसे याद रख लीजिए, जम्मू कश्मीर में समुद्र तो है नहीं, वहाँ क्या है? बर्फ है। तो वहीं से उसके लिए इसका पानी। नेजावती नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? जो नेजावती नदी है पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। देखिए नागावली नदी पश्चिम की ओर नहीं बल्कि पूरब की ओर प्रवाहित होती है। यह पूर्वी उड़ीसा से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अगला है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जो बांग्लादेश है उसे ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। किस? जमुना के नाम से जाना जाता है। देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है या राकसताल झील के पास इस प्रकार निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से भारत में इस प्रकार कुछ प्रवेश करती है। ठीक है, यहीं पर गंगा नदी मिल जाती है और जब ये दोनों संयुक्त धाराएं मिल जाती हैं तो इसी को मेघना कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए पढ़ते हैं। आसाम घाटी से बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर जमुना कहा जाता है। पद्मा यानी कि गंगा से संगम के बाद संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। देखिए जो गंगा नदी है इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो जब गंगा नदी की धारा और ब्रह्मपुत्र नदी की धारा जब मिल जाती है एक जगह तो उसे मेघना के नाम से जाना जाता है, जो कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। दोनों धाराएं मिलकर क्या सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। अब इसमें कंफ्यूजन रहता है ऊंचे में और लंबाई में। तो देखिए ऊंचा टी से क्या हुआ? टिहरी बांध। टी क्या है? ऊंचा है। देखिए ऐसे, ठीक है, टी क्या है? ऊंचा है, कुछ इस प्रकार से ऊंचा है। तो जब ऊंचा पूछे भारत का सबसे ऊंचा बांध तो आपको टिहरी बांध बताना है। टी कुछ इस प्रकार बनता है, ठीक है, आपके सामने है, तो ये टिहरी बांध है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। यह उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर स्थित है।
ठीक है। अगला है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? देखिए लंबा बांध आ गया, तो अगर आपको ऊंचा पता होगा, टिहरी ऊंचा, ठीक है, टी से आप लोग याद रखेंगे तो आपको लंबा में कंफ्यूजन नहीं होंगे। हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में है और कहाँ पर, महानदी पर स्थित है। अब हीरा कहाँ पाया जाएगा? हीरा कोई साधारण नदी में तो पाया नहीं जाएगा, हीरा तो एक बढ़िया नदी में पाया जाएगा। बढ़िया नदी का मतलब महानदी, तो महानदी में क्या पाया जाए? हीरा पाया जाता है। तो हीराकुंड बांध में, यानी कि जो हीराकुंड बांध है ये महानदी पर स्थित है, और महानदी कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा राज्य में महानदी पर बना हुआ है। इस बांध की लंबाई 25.8 किलोमीटर है। ये दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध भी है, तो मिट्टी का बांध भी है, ठीक है। यह बांध 1957 में पूरा हुआ था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है, भारत की पश्चिमतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की जो पश्चिमतम पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है। कौन सा? अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है, राजस्थान हरियाणा से होते हुए गुजरात तक फैली हुई है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू में स्थित है। यह वलित पर्वत का एक उदाहरण है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी की प्लेटों से बना। तो वलित पर्वत का मतलब क्या होता है? तो कई बार पूछा जाता है कि अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत का मतलब होता है जब पृथ्वी की दो प्लेटें हैं टकराती हैं, तो ऊपर का भाग इस प्रकार उठता है, तो उसे कहा जाता है वलित पर्वत। यानी कि जो पृथ्वी के प्लेटों के टकराने से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे वलित पर्वत कहा जाता है। तो अरावली का निर्माण भी कुछ इस प्रकार हुआ है। केरल में लगून झीलों को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? तो जो केरल में लगून झील है इन्हें स्थानीय रूप से कयाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो केरल के बैक वाटर खारे, लंगूल और झीलों को एक नेटवर्क है, जो कि केरल में अपनी अनूठी पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? वेबनाड झील है। और वेबनाड झील कहाँ है? केरल में है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी झील वेबनाड झील है। यह केरल राज्य में स्थित है। इसे कोटप्पयम या वेबनाड झील, आलाप्पुझा या पुदुमना झील और कोच्चि में कोच्चि झील के नाम से जाना जाता है। वेबनाड झील का क्षेत्रफल लगभग 2033 वर्ग किलोमीटर है। इसे भारत की सबसे बड़ी झील बताया गया है। अगला है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो जो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है बैतूल। बैतूल एक महाराष्ट्र, सॉरी, मध्य प्रदेश में जगह है बैतूल, वहां से ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। मुल्ताई नगर है और यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। मुल्ताई को पहले मूल तापी के नाम से जाना जाता था, जो ताप्ती माता के उद्गम स्थल का प्रतिनिधित्व करता है। अगला है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? जो दामोदर नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से। और छोटा नागपुर के पठार का एरिया कहाँ है? तो छोटा नागपुर के पठार का एरिया झारखंड है, ठीक है। तो दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। यह नदी खमरपत पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है, ठीक है। अगला है, पुलिकट झील में स्थित द्वीप का नाम क्या है? तो पुलिकट झील है जो उसमें स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। कहाँ? श्रीहरिकोटा द्वीप। पुलिकट झील में स्थित द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। यह द्वीप भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और बंगाल की खाड़ी से पुलिकट झील को अलग करता है। पुलिकट झील भारत और दूसरी सबसे बड़ी लैगून है और यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो पुलिकट देखिए दो राज्यों में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। तो आपको यहाँ से याद रखना है। ये कुछ इस प्रकार इमेज है, ठीक है। इमेज में आप देख सकते हैं, देखिए ये आपको ऊपर जो है एक मिनट, ऊपर देखिए आंध्र प्रदेश दिख रहा है और नीचे तमिलनाडु दिख रहा है और ये पुलिकट झील है, दोनों में इस प्रकार फैली हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, वेबनाड झील में स्थित द्वीप कौन सा है? तो बिलिंगटन द्वीप जो है वेबनाड झील में स्थित द्वीप है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा को कब खींचा गया था? तो रेड क्लिफ जो रेखा है किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसको 15 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के समय से खींचा गया था। किसके द्वारा? देखिए, रेड क्लिफ रेखा को 17 अगस्त 1957 को भारत के जो विभाजन के बाद खींचा गया था, ठीक है। जब 15 अगस्त 1957 को हमारा 47 को क्या है, देश आजाद हो गया था, ठीक है। तो 17 अगस्त को ही खींच दी गई थी रेखा। यह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा के रूप में कार्य करती है। इस रेखा को सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था और ये जो आप इमेज में देख सकते हैं ये है, ठीक है, आप इसमें इस इमेज में देख सकते हैं। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा की लंबाई कितनी है? ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा कुल लंबाई है 3323, कितनी? 3323, ठीक, किलोमीटर है। अगर मील में बात करें 2065 मील है, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये पाकिस्तान,
ये पाकिस्तान, तो 3323 किलोमीटर जो है पाकिस्तान की हमारी सीमा साझा कर होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, आप सभी देशों का भी देख सकते हैं। जैसे आपसे प्रश्न में ये पूछ ले कि भारत और अफगानिस्तान की सीमा कुल कितनी साझा होती है, तो 106 किलोमीटर, ठीक है। वहीं पर पूछ ले भारत और चीन की, तो 3488। भारत और बंगाल की, तो भारत और बंगाल की सीमा सबसे ज़्यादा साझा होती है 4096 किलोमीटर, ठीक है। ये अभी मैं आगे आपको प्रश्न कराऊंगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है, तो जो भारत का कौन सा राज्य है जो नेपाल है और भूटान को अलग करता है, तो सिक्किम है। देखिए यहाँ पे सिक्किम की लोकेशन देखिए, ये हमारा नेपाल है, ठीक है, और ये भूटान है, ठीक है, और बीच में, दोनों के बीच में सिक्किम पड़ता है। तो सिक्किम जो है नेपाल और भूटान को अलग करता है, ये आपको याद रखना है। अगला है, भारत और भूटान के बीच कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो भारत और भूटान के बीच 4 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से 4 राज्य हैं? भारत और भूटान के बीच 4 राज्यों की सीमा लगती है, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत और भूटान के बीच 699 किलोमीटर की सीमा है, ठीक है। तो देखिए ये है भूटान और ये भारत, ठीक है। तो इनमें आप, मैंने बताया, एक असम है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और क्या है, सिक्किम है। अगला है, भारत और भूटान के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है, तो 699 किलोमीटर, जो कि मैंने आपको बताया, जिसमें से असम 267 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 और सिक्किम 32 किलोमीटर अपनी सीमाएं साझा करता है। सबसे ज़्यादा असम करता है। अगर पूछा जाए कि भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा साझा कौन सा भारत का राज्य करता है, तो असम करता है। भारत और नेपाल के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत और नेपाल के बीच की सीमा की लंबाई 1751, कितना, 1751। ये है नेपाल, देखिए, ठीक है, और ये है भारत। तो भारत और नेपाल की सीमा 1751 है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला है, देखिए, ये इस प्रकार आप इसमें देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बाउंड्री भी जो है नेपाल से लगती है। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, एक सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल, ये सब की बाउंड्री लगती है। अगला है, कारड्रम पहाड़ियाँ किन राज्यों पर स्थित है, जो कारड्रम पहाड़ियाँ किन राज्यों पर स्थित है, तो केरल और तमिलनाडु पर स्थित है, ठीक है। इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 में ईस्वी में किस स्थान पर जूट की स्थापना की थी, तो किसमें, रिसरा। रिसरा कहाँ है, कोलकाता में। तो इस जगह पे सबसे पहले जूट की जो है मिल की स्थापना की थी, जूट मिल की, यानी कि जूट की है फैक्ट्री लगाई गई थी। जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में रिसरा, कोलकाता के पास जूट मिल की स्थापना की। यह मिल भारत में स्थापित होने वाली पहली जूट मिल थी। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर रिफाइनरी कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। अगला है, पोत निर्माण यार्ड मझगांव डॉक कहाँ है, तो ये मुंबई में है। अगला है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य, कौन सा, भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है, इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगर आपसे वहीं पर पूछे विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है, यानी कि प्रोडक्शन, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ प्रोडक्शन होता है। अगला है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, ठीक है। अगला है, किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो काफी सरल प्रश्न है। जो बेंगलुरु है, भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनियां हैं, आईटी अनुसंधान है, स्टार्टअप है, तो इसीलिए यहाँ पे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला है, किस शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है, तो जो हैदराबाद है, मोतियों का शहर इसे कहा जाता है। अगला है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में फैला है, जो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। कहाँ है, तमिलनाडु में। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न, तो याद रखिएगा। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर तमिल जो नाडु राज्य में स्थित है। यह 1986 में स्थापित किया गया था और दक्षिण पूर्व एशिया में पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व था। यह 10,000 यानी कि 10,500 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसमें 21 छोटे छोटे द्वीप और प्रभाल भित्तियां हैं। यह डुगोंड, समुद्री कछुए और अन्य संकटग्रस्तियों का घर भी है। अगला है, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। कि कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। ये आपको याद रखना है।
अगला है इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस में स्थित है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ? छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है। ठीक है, वहीं से इंद्रावती नाम की एक नदी बहती है, तो इसलिए उसका नाम इंद्रावती कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस शहर को 7 द्वीपों का शहर यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो जो मुंबई है, कहाँ? मुंबई। मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया या 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। अभी पहले आपको मैं मैप दिखा देता हूँ, फिर आपको भी ये बताऊंगा। देखिए, पहले मुंबई में क्या थे? 7 छोटे-छोटे द्वीप थे। क्या? 7 छोटे-छोटे द्वीप थे। ये आपको दिख रहे होंगे, 7 छोटे-छोटे क्या थे? पहले मुंबई में द्वीप थे। धीरे-धीरे क्या हुआ कि ये सातों द्वीप क्या इकट्ठे हो गए, जुड़ गए। पहले देखिए अलग-अलग 7 द्वीप थे इस प्रकार, ठीक है? फिर क्या हुआ? फिर जुड़ने के बाद कुछ इस प्रकार द्वीप दिखने लगा मुंबई। तो 7 द्वीप थे पहले मुंबई में, लेकिन धीरे-धीरे जुड़ गए तो मुंबई एक ऐसा दिखने लगा। तो 7 द्वीपों का शहर, ये गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पूछा जाए तो आपको मुंबई बताना है। ठीक है? तो मुंबई शहर 7 द्वीपों पर स्थित है, जो कि इतिहास में अलग-अलग द्वीपों में से हैं, लेकिन अब वे एक साथ जुड़कर शहर बन गए हैं। इन 7 द्वीपों में शामिल माहिम, कोलाबा, मझगांव, बॉम्बे द्वीप, बूढ़ी महिलाओं का द्वीप, वारली और परेल है। ठीक है, ये आप याद रखना है। अब गेटवे ऑफ इंडिया का इतिहास ये है कि जो जॉर्ज पंचम थे, तो वो जब भारत आ रहे थे तो उनके स्वागत के लिए गेट बनाया गया था। ठीक है, अगला है किस शहर को पूर्व का वेनिस के रूप में जाना जाता है? पूर्व का वेनिस ये उदयपुर को कहा जाता है, क्योंकि यह राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है और झीलों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि पिछोला झील। इसमें यह शहर झीलों का शहर भी कहलाता है। ठीक है, अगला है जलेपला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वीप पर हुआ है? तो किस नदी द्वारा हुआ है? जो जलेपला दर्रा है, किस नदी द्वारा इसका निर्माण हुआ? तो तीस्ता नदी द्वारा। किस? तीस्ता नदी द्वारा। अब दर्रा क्या होता है वो देखिए, जैसे देखिए 2 पहाड़ हैं, इन 2 पहाड़ों के बीच का जो सकरीला रास्ता होता है उसे दर्रा कहा जाता है। जैसे आप ये चित्र में देख सकते हैं, ये रास्ता है और ये दोनों पहाड़ हैं दोनों तरफ, तो इसको दर्रा कहा जाता है। अगला है कौन सा दर्रा उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा? लिपुलेख दर्रा स्थित है। ठीक है, अगला है सिक्किम के साथ भारत के कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? तो सिक्किम के साथ मात्र भारत का एक राज्य सीमा साझा करता है, और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कंफ्यूज करता है। तो देखिए, ये हमारा सिक्किम है, सिक्किम साथ साथ सिर्फ एक देश सीमा साझा करता है, उसका नाम है पश्चिम बंगाल। अगर आप देख पा रहे होंगे तो सिर्फ पश्चिम बंगाल इसके साथ सीमा साझा करता है, इसके अलावा कोई भी देश सीमा साझा नहीं करता। सिक्किम के साथ भारत का केवल एक राज्य पश्चिम बंगाल अपनी सीमा साझा करता है, नोट कर लीजिएगा। अगला है किस भारतीय राज्य की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगती हैं? तो सिक्किम की लगती हैं। ये क्या लगती है? सिक्किम। देखिए नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इधर चीन, ये तीनों की सिक्किम के साथ लगती हैं। ठीक है, गंगटोक है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? तो जो भारत की सबसे लंबी यानी कि स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। अब आपको ये याद रखना है कि भारत अपनी स्थलीय सीमा कुल 7 देशों के साथ साझा करता है। कौन कौन से 7 देश हैं ये आप देख लीजिए। जो 7 देशों में अगर बात करें तो आप एक ट्रिक याद रखिए, बचपन में MBA किया तो आपको बचपन याद रखना है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, फिर MBA म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, इस प्रकार क्रम से याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा सीमा साझा होती है हमारे साथ बांग्लादेश के साथ, लगभग 4096 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, इसके बाद 4 से चीन, दूसरे नंबर पे चीन के साथ साझा होती है लगभग 3488। फिर इसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ साझा होती है कितनी? 106 किलोमीटर। अगला है भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक, अगला है भारत और बांग्लादेश की बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत और जो बांग्लादेश के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? कितनी लंबाई है? तो इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 4096 किलोमीटर लंबाई है, और ये भारत जो है अपनी सर्वाधिक सीमा इसी देश के साथ साझा करता है। पेट 2022 में जब एग्जाम हुआ था तो सीधा सीधा प्रश्न आया था। अगला है चंबल नहर सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? तो यमुना बेसिन से संबंधित है। किसने? यमुना बेसिन से संबंधित है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना यमुना बेसिन से संबंधित है। चंबल नदी यमुना की एक मुख्य सहायक नदी है, जो कि गंगा जल निकासी प्रणाली का एक हिस्सा है। ठीक है,
चंबल घाटी परियोजना में चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए। कौन कौन से 3 बांध है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, सागर बांध और जवाहर सागर बांध। इन बांधों के पानी को कोटा बैराज द्वारा नहरों के माध्यम से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो खनिज उत्पादक राज्य है वो झारखंड है। ये प्रश्न आपको भूलना नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो हमें खनिज है जो झारखंड के यहाँ से मिलते हैं, क्योंकि झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, ये पेटी वहाँ पाई जाती है। अगला है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के भाग का निर्माण करता है? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान ये इसका निर्माण करता है, ठीक है। अगला है, 39,033 वर्ग किलोमीटर के जल निकासी के क्षेत्र के साथ झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को कवर करने वाली पूर्व की ओर बहने वाली नदी बेसिन कौन सी है? तो ब्राह्मणी नदी बेसिन है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के पास एक निकट मिर्जापुर से गुजरती है। कहाँ से? मिर्जापुर से गुजरती है, ठीक है। आपको मिर्जापुर याद रखना है। देखिए जहाँ से गुजरती है चित्र भी वहाँ दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये मिर्जापुर से ये समय रेखा गुजरती है। तो भारत की मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसे IST कहा जाता है 82 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर से गुजरती है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर पास से गुजरती है। विकिपीडिया इस रेखा को पूरे मानक समय पर आधार माना जाता है। यह ग्रीन ग्रीन मीन टाइम में आता है, उनसे 5.5 घंटे आगे है। जैसे अभी हमारे पास 10 बज रहे हैं तो अमेरिका में 5.5 घंटा आगे जोड़ के देख लीजिए कि वहाँ क्या बज रहा होगा। अगला है, भारत की मानक समय रेखा को और किस नाम से जाना जाता है? तो मानक भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला है, भारतीय अनुसंधान उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? इन सिटू संरक्षण के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की तटरेखा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के होकर गुजरती है? तो जो भारत की तटरेखा है 9 राज्यों और जो 4 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ गुजरती है। 9 राज्य कौन कौन से हैं जिनके साथ समुद्र की सीमा साझा करते हैं? जैसे देखिए 9 राज्य, तो भारत तट के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो फैला हुआ है। 9 राज्यों में गुजरात की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, तो समुद्री सीमा गुजरात की सबसे ज़्यादा लगती है और सबसे लंबी, और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे लंबी सीमा रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 9 राज्य कौन कौन से हैं और 4 जो यूटी हैं ये कौन कौन से, आप पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। आप मैप में देख सकते हैं, देखिए गुजरात है, फिर इसके बाद गुजरात है, फिर आएगा महाराष्ट्र, फिर आएगा गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, फिर इसके बाद ये है आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। ये सारी सीमा क्या है, इसके साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अगला है, लद्दाख पर्वत श्रेणी किस पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा है? तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसका? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक। अगला है, लद्दाख पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो लद्दाख पर्वत श्रेणी काराकोरम और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है लद्दाख, ठीक है। तो काराकोरम हो गया और जास्कर, जैसे मान लीजिए काराकोरम है और ये जास्कर, तो बीच में क्या है? लद्दाख पर्वत श्रेणी है। और लद्दाख पर्वत श्रेणी का आगे का विस्तार ही क्या कहलाता है? कैलाश पर्वत कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, विश्व में सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी माउंट राकापोसी कहाँ स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ठीक है। कहाँ? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगला है, गंडक नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो धौलागिरी पर्वत है जो कि नेपाल में है। ये गंडक नदी का उद्गम स्थल है। अगला है, कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो कोसी नदी जो है अरुणधारा नेपाल से निकलती है, कोसी नदी, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश में भी आती है, ठीक है। कोसी नदी का क्या है, ये पूरा मैप है, रिवर है, आप देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। भारत की मानक समय रेखा यानी कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है? जो भारत की मानक समय रेखा है ये भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये जो आप देख रहे हैं ये भारत की समय मानक रेखा, ठीक है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने नाम बता दिया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इससे होकर गुजरती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए भारत की मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के इन
जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला है भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं। देखिए ये हो गए भारतीय मानक रेखा, ठीक है, और ये कर्क रेखा, ये एक दूसरे को इस बिंदु पर काटते हैं। यहाँ पर एक जगह पड़ती है छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला, तो ये एक दूसरे को यहाँ पे काटती हैं, तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। अगला है कौन सा दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से जोड़ता है। तो कौन सा, तो बुर्जिल दर्रा। कौन सा, बुर्जिल दर्रा, ठीक है, यहाँ से जोड़ता है। ठीक है, ये आप चित्र में जो है बुर्जिल दर्रा ये यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा दर्रा लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। तो लद्दाख को जम्मू कश्मीर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये देखिए लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पहाड़ है। ठीक है, तो कौन सा दर्रा, तो जोजिला दर्रा। क्या, जोजिला दर्रा जो लद्दाख को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है, बाकी ये एक्स्ट्रा डिटेल है। ठीक है, अब देखिए अगर आपके मन में आए कि दर्रा किसे कहते हैं, तो देखिए जैसे ये पहाड़ हैं, ये 2 पहाड़ हैं, तो पहाड़ों के बीच जो सकरी रास्ता होती है, ठीक है, उसे दर्रा कहा जाता है। ठीक है, अगला है सियाचिन और हिस पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित हैं। तो किस हिमालय पर स्थित हैं, तो ये बृहद हिमालय पर स्थित है। किस हिमालय पर, ये बृहद हिमालय पर स्थित है। ठीक है, सियाचिन और हिस्पर ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित हैं, ना कि बृहद हिमालय में। ठीक है, ये बृहद हिमालय में, आप इसको याद रखिएगा थोड़ा सा आप इसको, तो ये बृहद हिमालय में स्थित है। अगला है 3 बीघा कॉरिडोर किसके बीच का विवाद है। जो 3 बीघा कॉरिडोर है भारत और बांग्लादेश के विवाद है। ठीक है, तो ये 3 बीघा कॉरिडोर किसका, भारत और बांग्लादेश की जो विवाद है। ठीक है, तो 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवादित क्षेत्र है। ये बांग्लादेश की सीमा से सटी भारत की एक भूमि की पट्टी है, जिसे बांग्लादेश को पट्टे पर दिया गया था, ताकि वो मुख्य रूप से अपने जो 2 दहाग्राम और अंगूर पाटा को पहुंचा सके। तो 3 बीघा कॉरिडोर, ये 3 बीघा जो है, ये जो विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच है। अगला है झेलम नदी कहाँ से निकलती है। तो झेलम नदी एक जगह है, शेषनाग झील या बेरीनाग झील, जम्मू कश्मीर में है, तो यहीं से झेलम नदी निकलती है। तो ठीक है, तो आपको याद आ समझ में आ गया। जम्मू कश्मीर में एक झील है जिसे शेषनाग झील या बेरीनाग झील कह सकते हैं। ठीक है, वहीं से झेलम नदी निकलती है, आप देख सकते हैं झेलम नदी है। ठीक है, तो यहीं से जो है, यहाँ से झेलम नदी कुछ इस प्रकार से निकलती है। अगला है चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो चिनाब नदी है, उसका उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश, चंद्र और भागा के संगम से निर्मित। देखिए जो वो चिनाब नदी है इस प्रकार है। ठीक है, तो एक धारा है मान लीजिए चंद्र धारा है और ये भागा धारा है। जब दोनों ये यहाँ पे मिल जाती हैं तब आगे एक नदी निकलती है, उसी को कहा जाता है चिनाब नदी। यही इसमें डिटेल में बताया गया है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है। जो भारतीय महाद्वीप था ये गोंडवाना लैंड का, किसका, गोंडवाना लैंड का एक पहले हिस्सा था। ठीक है, गोंडवाना लैंड जो कि प्राचीन महाद्वीप था, में आज कई महाद्वीप और उपमहाद्वीप शामिल थे, जैसे कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अरब, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यह अनुमान लगाया जाता है कि यह महाद्वीप लगभग 180 मिलियन वर्ष पहले जुरासिक काल में टूटा था और अलग अलग प्लेटों में विभक्त हो गया था, जिससे आज के महाद्वीप अस्तित्व में आए हैं। ठीक है, अगला है भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है। जो भारत है एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, किसमें, दक्षिण में स्थित है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। कौन सा, भारत। देखिए ये क्या है, एशिया महाद्वीप, और नीचे साइड क्या है, दक्षिण, तो भारत दक्षिण में स्थित है। अब देखिए कैसे, ये देखिए आपको दिशा पता ना, इसे उत्तर कहते हैं, इसे दक्षिण, और इसे क्या कहते हैं, पश्चिम कहते हैं, इसे पूरब कहते हैं। तो नीचे ये देखिए एशिया महाद्वीप, नीचे क्या, दक्षिण, तो दक्षिण में स्थित है भारत। ठीक है, अगला है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो कौन सा पठार स्थित है, तो मालवा का पठार स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो किसके बीच, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच। देखिए ये अरावली होगा, ये मालवा का पठार देखिए स्थित है। ठीक है, अगला है काठियावाड़ प्रायद्वीप किस राज्य में स्थित है। काठियावाड़ कहाँ स्थित है, तो गुजरात में, सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। देखिए काठियावाड़ प्रायद्वीप भारत के, देखिए प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो। तो प्रायद्वीप भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, इसे सौराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रायद्वीप भारत की सीमा से लगा हुआ है और लगभग 61,000 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है,
तो ये है काठियावाड़। ठीक है, ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में। अगला है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भारत के किन राज्यों में फैली है। जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है भारत के किन राज्यों में फैली है, तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। कुछ इस प्रकार फैली है, देखिए आप चित्र में देख सकते कुछ इस प्रकार फैली है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, कई लोग उत्तर प्रदेश गलत कर देते, तो याद रखिए मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है। तो ये मध्य यहाँ गुजरात से चालू होती है और ऐसे फैल जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है भारतमाला परियोजना। जो भारतमाला परियोजना है किससे संबंधित है। जो भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है। इसके अंदर जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम है मुख्य रूप से भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों को नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए ये किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है पृथ्वी की आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है। तो पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक आकाशगंगा के जो सबसे नज़दीक जो गैलेक्सी है उसको का एंड्रोमेडा गैलेक्सी कहा जाता है। किस क्या कहा जाता है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी कहा जाता है। ठीक है, एंड्रोमेडा आकाशगंगा है जिसे मेसियर 21 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह एक सर्पिल आकाशगंगा है जो पृथ्वी से लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। यह मिल्की वे से सबसे प्रमुख आकाशगंगा, देख कितनी दूर है लेकिन सबसे पास में यही है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब ये बैरोमीटर से मापा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि वायुमंडल में कितना प्रेशर है, कितना दाब है, किससे, बैरोमीटर से मापा जाता है। देखिए ये यंत्र है और ये प्रेशर बताएगा कितना प्रेशर, स्केल जितनी ऊपर तक जाएगी तो प्रेशर इससे मापा जाता है। अगला है ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है। जो ब्लू माउंटेन के नाम से जो है नीलगिरी को जाना जाता है। अगला है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। जो भारत में हरित क्रांति का जनक, तो आपको सब पता है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इन्हें इस बार भारत रत्न मिला है, तो ये भी याद रखिएगा, इन्हें जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर वहीं से पूछ ले विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो विश्व में जो नॉर्मन बोरलॉग जी को का नाम आपको याद रखना है। अब MS का कई बार फुल फॉर्म पूछा था, MS स्वामीनाथन में MS का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि MS से मतलब क्या है। तो मन कोम्बू, M का मतलब है मन कोम्बू समन शिवन स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन के पूरा नाम आपको याद रखना, पूछा गया है। ठीक है, और दुनिया में तो नॉर्मन बोरलॉग मैंने आपको बता दिया। अगला है लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है। तो लाल सागर है भूमध्य सागर से सूएज नहर जोड़ती है। अब देखिए ये आपको मैं डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए एक सागर है लाल सागर, रेड सी जिसे कहा जाता है, एक सागर भूमध्य सागर। ठीक है, इन दोनों को जोड़ती है सूएज नहर, ये सूएज कैनल जिसे कहा जाता है, सूएज नहर ये इन दोनों को जोड़ती है। ठीक है, तो इसी पूछा जाता है लाल सागर और भूमध्य सागर कौन सी नहर जोड़ती है, तो सूएज नहर जोड़ती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन जो एंथ्रासाइड में पाया जाता है, एंथ्रासाइड। ठीक है, याद रखना। अब मैं आपको पूरे कोयले के प्रकार पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कोयले के प्रकार आपको पढ़ा देता हूँ। सबसे पहले आप पढ़िए एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड जो है सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। जितना उच्च क्वालिटी का कोयला होगा उसमें जो है सबसे कम धुआं होगा, इतना आपको याद रखना है। तो एंथ्रासाइड A सबसे अच्छा कोयला होता है, ए पकड़ लीजिए यहाँ से, ए सबसे अच्छा कोयला है, एंथ्रासाइड सबसे अच्छा कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसको ईंटा पकाने के लिए काम की लाया जाता है। इसके बाद आता है बिटुमिनस, ए के बाद बी, तो सबसे पहले ए आता है तो ए अच्छा है। इसके बाद आता है बी बिटुमिनस, तो बिटुमिनस जो है एंथ्रासाइड से कम अच्छा है। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना। इसमें कार्बन की मात्रा जो है एंथ्रासाइड से थोड़ा सा कम होती है। इसके बाद आता है सब बिटुमिनस, तो इसमें जो है बिटुमिनस की मात्रा कम होती है उसकी अपेक्षा। इसके बाद है लिग्नाइट, तो लिग्नाइट सबसे निचली क्रम का होता है और इसमें जो है सबसे ज़्यादा धुआं होता है। आपने देखा जो लकड़ी से, हमारे घरों में लकड़ी से जो कोयला प्राप्त होता है ये लिग्नाइट कोयला ही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है। तो कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, कहाँ, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो आपको यहाँ से ये तमिलनाडु याद रखना। देखिए कोरोमंडल तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ये आप यहाँ से जो है देख सकते हैं। कई बार प्रश्न जो है यहाँ से बने हैं, आप थोड़ा सा याद रखिएगा। प्रश्न यहाँ से ये बना है कि हुगली नदी और महानदी के जो बीच का भाग है उसे उत्कल तट कहा जाता है। क्या कहा है, उत्कल तट। और यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है उत्तरी सरकार तट है जो किन दो नदियों में के बीच में स्थित है। तो कृष्णा नदी और महानदी के बीच में स्थित है। तो ऐसे प्रश्न जो देखने को मिलते हैं, तो आप इसको चित्र को
ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, PDF ले लीजिएगा, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। अगला है, भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? मानव निर्मित झील को जो गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। देखिए, भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। यह झील सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण बनी थी। यह झील हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। इस झील का नाम सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में रखा गया था। अगला है, पॉइंट कालीमेरे किस राज्य में स्थित है? जो पॉइंट कालीमेरे है ये तमिलनाडु में स्थित है। ये देखिए यहाँ पे ये है पॉइंट कालीमेरे, ये तमिलनाडु में स्थित है, एकदम लास्ट में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे नागापट्टनम जिले में स्थित है। यह एक पक्षी अभयारण्य भी है। अगला है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ? देखिए, शिवालिक श्रेणी सबसे निचली श्रेणी है। ठीक है, तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण है इस सेनोजोइक युग में हुआ था। अगला है, ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? ये उत्तर प्रदेश की ताप विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये चंबल नदी पर है। आप तीनों इनको रट लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। जवाहर, राणा और गांधी, ये तीनों लोग थे, महान पुरुष थे। जवाहरलाल नेहरू जी, महाराणा प्रताप और गांधी जी, ये तीनों चंबल नदी जाया करते थे घूमने। ठीक है, तो ट्रिक याद रखिए, तीनों को चंबल नदी के पर बनाया गया है। तो ये तीनों बहुत प्रश्न में पूछे जाते हैं। अगला है, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो दक्षिण अमेरिका की बात हो जा रही है तो ब्राज़ील सबसे बड़ा है। देखिए, अब ब्राज़ील का ये दक्षिण जो है अमेरिका का मैप है। ये देखिए ब्राज़ील, ये येलो कलर में ब्राज़ील है, कितना बड़ा है ब्राज़ील। इसके बाद अगर आपसे सबसे छोटा पूछे कि दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश, तो सूरीनाम है। सूरीनाम एकदम कोने में, ये थोड़ा सा सूरीनाम दिख रहा है। ठीक है, तो याद रखना है। ब्राज़ील के बाद फिर अर्जेंटीना आता है। ठीक है, किस देश के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है? तो पम्पास जो है अर्जेंटीना के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। अब मैं प्रमुख आपको घास के मैदान बताता हूँ। तो विश्व के प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से प्रमुख घास के मैदान हैं? देखिए, जो अब यहाँ से आपको शीतोष्ण कटिबंधीय से पढ़ता हूँ। प्रेरी उत्तर अमेरिका के हैं, पम्पास अर्जेंटीना यानी कि दक्षिण अमेरिका के हैं, बेल्ट कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के हैं, टाउन्स ऑस्ट्रेलिया के हैं, स्टेप यूरेशिया के हैं, और पुस्ताज हंगरी के हैं, और कैंटरबरी न्यूजीलैंड के हैं, और लनास जो हैं वेनेजुएला के हैं। कंपोज कहाँ के हैं? ये ब्राज़ील के हैं। सवाना दक्षिण अमेरिका में है। पार्कलैंड अफ्रीका में है, और कटिंगा जो है ये ब्राज़ील में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से प्रश्न जो घास के मैदान पूछेगा तो यहाँ से प्रश्न आएगा, इसके बाहर से कहीं प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश सम्मिलित हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कुल भारत सम्मिलित है, पाकिस्तान है, और बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। तो ये सारे सम्मिलित हैं। ठीक है, देखिए भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अपना भारत तो है ही। अगला है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु देखिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इधर क्या आता है? इधर आता है गुजरात। तो सबसे गुजरात है, और गुजरात में एक जगह गुहार मोती, तो सबसे पश्चिम बिंदु गुहार मोती है। अब इसमें आप देख सकते हैं, देखिए ऐसे मगर खींच दूँ कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो उत्तर में सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंद्रकौल है, लद्दाख में है। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में है। अगर पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो किविथु अरुणाचल प्रदेश में है। और अगर उत्तरी बिंदु, ये दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। केप मोरियन। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है। अगला है, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 15 अक्टूबर 1947 को किया गया था सर रेड क्लिफ के द्वारा। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? तो हिमालय की उत्पत्ति किस सिद्धांत के कारण हुए है? तो प्लेट विवर्तनी के कारण हुई है। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण इसकी जो है हुई है। अब ये प्लेट जो है विवर्तनी सिद्धांत क्या है? बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है? देखिए सिद्धांत, यह सिद्धांत पृथ्वी की सतह को कई बड़ी और छोटी प्लेटों में विभाजित करती है, जो कि प्लेटों में मेटल पर तैरती है, और ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, अलग होती हैं या फिसलती हैं। तो इससे क्या है? निर्माण होता है। हिमालय का निर्माण इसी से हुआ है। यहाँ पे आप चित्र में आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अगला है,
पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है और इसको जो है 1999 भारत सरकार द्वारा बनाया गया था और 2009 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व में नामित किया गया था, यूनेस्को ने किया था। अगला है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है। देखिए ये लंदन दिख रहा है आपको और ये नदी दिख रही है टेम्स, तो लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अगला है, मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो जो मुंबई है वो पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा। कौन सा? भोरघाट दर्रा जोड़ता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं भोरघाट, तो मुंबई को पुणे से भोरघाट दर्रा जोड़ता है। भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के जो पूर्वी तटों पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला है, किस मृदा को या मिट्टी को रेगुर मृदा कहा जाए? तो काली मृदा है, इसके कई नाम हैं जैसे रेह, ऊसर, कल्लर। ठीक है, तो रेगुर मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, और ज्वालामुखी के कारण जो है ज्वालामुखी के उद्गम के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ काली मिट्टी का। अगला है, धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? जो धूपगढ़ चोटी है ये सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी है। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? ग्रहों की गति के नियम जो है केपलर ने दिए थे। किसने? केपलर ने दिए थे। कहीं कहीं प्रश्न में आपको जे केपलर मिलता है तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना, उसका पूरा नाम है जोहान्स केपलर। इसने नियम दिया था कि ये गति करते हैं, घूमते हैं, ऐसा सब बताया था। एशियाई सिंह कहाँ पाए जाते हैं? तो एशियाई सिंह जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं और ये कहाँ? गुजरात में है, तो यहाँ पाए जाते हैं। अगला है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोड्डा बेटा है। कौन सा? डोड्डा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और तमिलनाडु राज्य में है, ऊटी के पास स्थित है। नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है, जो तमिलनाडु का भी सबसे ऊंचा स्थान है। डोड्डा बेटा का अर्थ होता है बड़ा पहाड़। ठीक है, ये याद रखना है। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य अपने प्रसिद्ध बैक वाटर्स के लिए माना जाता है? तो ये केरल माना जाता है। क्या? केरल माना जाता है। अगला है, भारत को दो भागों में बांटती है। तो भारत को दो भागों में कर्क रेखा बांटती है। अब सवाल आता है कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आप सभी को पता ही होगा। और अगर इसकी डिग्री पूछे तो 23.5 यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं आप लोग काउंट कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले काउंट कीजिए गुजरात। ठीक है, सबसे पहले कौन सा काउंट करेंगे? सबसे पहले काउंट कीजिए गुजरात, इसके बाद राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये देखिए उत्तर प्रदेश में नहीं जाती। ठीक है, इसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अब इसकी एक ट्रिक है, आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, राम महान। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको 4-5 राज्य मिल जाएंगे। देखिए कैसे? से राजस्थान, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। म से आता है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, 5वें नंबर पर आता है गुजरात। तो ये आपको याद रखना है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा तो आप सभी को पता होगा 2 जिलों वाला है। ठीक है, जो है कौन सा? गोवा है सबसे छोटा। अगला, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है। 36 द्वीपों को, छोटे छोटे 36 द्वीप हैं, उनको मिला के एक द्वीप बनता है जिसे लक्षद्वीप कहा जाता है। अगला है, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है वो उत्तर प्रदेश से, आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश। अब देखिए सबसे जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़े राज्य कौन से? अमर उजाला का ये कटिंग है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है जनसंख्या के हिसाब से, फिर महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और केरल। तो आपको 2-3 शुरू की याद रखना है। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा? तो जनसंख्या में जो सबसे छोटा राज्य की बात करें तो ये कौन सा है? सिक्किम है। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, तो जनसंख्या में जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो आज के प्रश्न हमारे यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।